Hello everyone, welcome to GSL Civil Services Classes YouTube channel. So this is the new setup today. I am trying for the first time. तो चलिए आज के वीडियो में हम वही लाइव मॉडल आंसर देखेंगे। मॉडल आंसर फ्रेम करना, एक आंसर को लिखना, ये काफ़ी मायने रखता है मीन्स के लिए। तो 71st बीपीएससी प्रीलिम्स सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है एंड जो भी कन्फ्यूज़न था आपका कट ऑफ से रिलेटेड या आंसर की से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली बीपीएससी ने जो डाला हुआ है प्रोविजनल आंसर की, तो उससे आप मैच कर लीजिए। एंड जो भी ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है, 3-4 ऐसे ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन हैं जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट से यही आ रहा है कि उसको डिलीट होना चाहिए। तो जो भी आपका सोर्सेज है आप उसको अटैच कीजिए, और बीपीएससी ने जो गाइडलाइन दिए हैं कि 250 पर ऑब्जेक्शन आपका चार्जेस लगेंगे, उस चार्जेस के अकॉर्डिंग आप उसको रेज कर सकते हैं। बट ऑब्जेक्शन रेज करने से पहले आई लाइक टू से वन थिंग कि जैसे भी आप एग्ज़ाम में आप स्टेट पीसीएस का पेपर देख लो या यूपीएससी का पेपर देख लो, तो इसमें बहुत ये मैटर करता है द सुटेबिलिटी ऑफ ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू दी क्वेश्चन। मान लो उसमें से 2-3 ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको लगता है कि हाँ दिस विल बी द राइट आंसर टू द क्वेश्चन, बट अगर आपको उसमें से एक ही क्वेश्चन ऑप्शन को चूज करना है, देन ऑब्वियसली जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा वही आप उसको सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो वो मैंने जितना देखा है यूपीएससी के पीवाईक्यू को भी मैंने जो वो अपना प्रैक्टिस किया है, तो उसमें देखा है कि अगर किसी क्वेश्चन में किसी वर्ड का रहता है प्रॉब्लम, कंफ्यूजन रहता है, फॉर एग्जांपल आपने स्टेट का देखा है और क्या पूछा था, यूटी का पूछा था, तो ऑब्वियसली उसमें आप रेज कर सकते हो क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इज़ नो लॉन्गर ए स्टेट, ये इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू यूनियन टेरिटरी। बट उसके अलावा भी 1-2 क्वेश्चन हैं जिसमें वर्ड्स का प्लेइंग करके, पाइराइट वाला जो क्वेश्चन है 95% ऑफ द प्रोडक्शन और द 95% ऑफ द रिजर्व्स, तो उसमें अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि बीपीएससी उस क्वेश्चन को डिलीट कर दे, तो आई डोंट थिंक सो बीपीएससी इज गोना डू दैट, बिकॉज the context on which the question has been asked, it is very वेग होता है, क्योंकि जो भी ऑप्शंस वहाँ पे दिए रहते हैं उस हिसाब से हमें उसे चूज करना रहता है। तो अगर ऑप्शन वहाँ पे दिया रहता है नन ऑफ दी अबव, या ऑप्शन ऐसा सुटेबल ऑप्शन रहता है जिसमें फर्स्ट वाला रहता ही नहीं, देन यू कैन रेज ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग टू दैट। वरना अगर ऑप्शन ही नहीं है देन इट विल रिलेट टू दी कौन सा मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है, एंड उस सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग इट विल बी द आंसर, फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू बीपीएससी। लेकिन फिर भी इफ यू वांट टू रेज ऑब्जेक्शन यू आर फ्री टू डू दैट, ठीक है, बट देयर इज अ वेरी हाई चांसेस कि बीपीएससी डिलीट नहीं करेगा क्वेश्चन, आई फील दैट। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप करिए, ऑब्जेक्शन बिल्कुल कर सकते हैं, अगर कर दिया तो आपके फेवर में होगा, देन अच्छी बात है कि आप 1-2 मार्क्स, आपको लग रहा है कि आप बॉर्डर पे हैं, 1-2 मार्क्स अगर ये मेरा करेक्ट हो जाता है देन यू विल बी एबल टू क्वालिफाई, देन ऑब्वियसली आपको करना चाहिए। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में हम मेन से रिलेटेड पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे। मेंस आंसर राइटिंग से रिलेटेड मैंने वीडियो लेक्चर्स डाले थे जिसमें हमने 2 क्वेश्चंस देखे थे जो कि हिस्ट्री से थे। ठीक है, अब बहुत लोग यहाँ पर हैं जो प्रीलिम्स के रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं। प्रोविजनल आंसर की आने के बाद भी मैंने एक पोल चलाया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, उस पोल को जब आप देखोगे तो उससे आपको ना क्लैरिटी पता चल जाएगी मार्क्स के ट्रेंड की। मैं यहाँ पे कट ऑफ खेलने नहीं आई हूँ, मैं ये नहीं बताऊंगी इतना कट ऑफ जाएगा उतना कट ऑफ जाएगा, ऑब्वियसली द कट ऑफ विल बी लेस। ठीक है, तो अगर आपका जो भी आपका कितना भी मार्क्स आ रहा है, इफ़ यू डोंट हैव एनी अदर प्रायोरिटीज इन दीज 3-2 months, इवन फॉर द 1 month इटसेल्फ, क्योंकि एक महीना 1.5 महीना में रिजल्ट आ जाएगा, देन प्लीज गो अहेड एंड स्टार्ट विथ योर मेंस प्रिपरेशन। जो भी ऑब्जेक्शन रेज करना है कर दो एंड देन स्टार्ट द मेंस प्रिपरेशन। ठीक है, कर दो इसको स्टार्ट, हिस्ट्री से करना है या जो भी आपका हार्ड सब्जेक्ट है इससे से करना है उससे आप स्टार्ट इसको कर दो, बिकॉज
अगर रिजल्ट हो गया 1.5 महीने बाद, जो रिजल्ट आया उसमें हो गया और ये 1.5 महीने आपने व्यर्थ कर दिए, फिर ये रिग्रेट के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। एंड यू नो कि अक्टूबर में जो हाफ महीना है, लेटर हाफ ऑफ द अक्टूबर जो है, ये फुल ऑफ फेस्टिविटीज़ है। ठीक है, दिवाली, भाई दूज, छठ पूजा, मतलब जो स्टार्ट होता है दिवाली से इट एंड्स एट द एंड ऑफ द छठ पूजा। तो इस वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली लेस होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ आप फेस्टिवल्स मन रहे हैं तो यू आर वेरी प्रोडक्टिव एंड आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, नहीं हो पाता, वो ऑब्वियसली नहीं हो पाता, प्रोडक्टिविटी यहाँ घट जाती है। तो ऑब्वियसली जो इधर का जो आपके पास है सितंबर जो बचा हुआ है हमारे पास 10 दिन, प्लस आपके पास जो अक्टूबर बचा हुआ है 20 दिन, उसको यूटिलाइज करो एंड मेंस में लग जाओ। ठीक है, दैट्स वाई आई एम मोर फोकसिंग ऑन द मेंस कंटेंट। जो प्रीलिम्स बीत गया सो बीत गया, जो बॉर्डर पे हैं वो छटपटाएंगे ही, इट इज ऑब्वियस, वो छटपटाने ही वाले हैं। उनको लग रहा है कि एक दो क्वेश्चन को ऊपर नीचे करके वो इन कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली यू हैव टू ट्राई दैट। ठीक है, लेकिन जो ठीक हैं, जो उनको लग रहा है कि हाँ दे विल बी एबल टू क्वालिफाई, ट्रेंड को देख के, पोल के ट्रेंड को देख के, ये सब प्रीलिम्स के डिस्कशन के इररिलेवेंट डिस्कशन में फंसने से कुछ नहीं होगा। मूव अहेड विद द मेंस प्रिपरेशन। ठीक है, तो चलिए आज जो हम लोग करने वाले हैं मेंस आंसर राइटिंग में, मेंस आंसर राइटिंग है हमारा ये लेक्चर। तो इसमें आज हम लोग जियो एंड इको का लेक्चर, जियो एंड इको का क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन जो होगा वो मैं PYQ है हमने उठाया। तो एक टॉपिक है जियो एंड इको में, आपने अगर जियो एंड इको का टॉपिक लिस्ट मैंने जो शेयर किया था आप लोगों के साथ, वो अगर आपने देखा होगा तो एक इसमें एक टॉपिक है, वो टॉपिक है पॉवर्टी। तो पॉवर्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। नॉट ओनली इट गोना हेल्प इन अदर टॉपिक्स ऑफ द इको एंड जियो, बट इट ऑल्सो हेल्प यू इन द एसे एज वेल। पॉवर्टी को आप अनएम्प्लॉयमेंट के साथ लिंक कर सकते हो, पॉवर्टी को आप एग्रीकल्चर के साथ लिंक कर सकते हो, जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है हमारी। पॉवर्टी को आप इंडस्ट्रियल, लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और बैकवर्डनेस ऑफ द बिहार के साथ लिंक कर सकते हो। तो ये सारी सब क्या है, ये सारे क्या है, ये सारे आपके बेसिकली टॉपिक्स ही हैं जो आपको जियो एंड इको में कवर करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि आज हम कौन सा क्वेश्चन को डील करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे जॉट डाउन कर लिया है, आप देख सकते होंगे, ये 63rd BPSC पे पूछा गया था BPSC के द्वारा। सो क्वेश्चन है, डिस्कसिंग द एस्टिमेशन ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया, एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉवर्टी एंड विच प्रोग्राम आर बीन रन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू रिमूव द पॉवर्टी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे आप देखो, जब इसको आप अच्छे से पढ़ो, लेट मी चेंज अ कलर। सो क्वेश्चन है कि सबसे पहले हमें तो इसका एस्टिमेशन देखना है, एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। फिर फैक्टर्स बताना है फॉर द रीजन टू हैव अ पॉवर्टी। ठीक है, एंड जो तीसरा है कि व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी। ठीक है, so before going ahead with the answer writing, I just want to show the notes that we are gonna give you in the 71st BPSC courses of the GS Hub। तो ये पॉवर्टी का नोट्स है, इसमें आप देखोगे जो एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी पूछा है, रीजन ऑफ पॉवर्टी पूछा है, एंड क्या पूछा है आपका इनिशिएटिव्स। तो इसमें वो सब कुछ आपको कवर मिलेंगे, एज वेल एज एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे। तो हमने क्या किया है, जितना फ्लो चार्ट हो सकता है, जितना डेटा हो सकता है, हमने उसको कंपाइल किया एक ही जगह। सो आपको बस एक ही सोर्स को फॉलो करना है एंड यू आर सॉर्टेड फॉर योर टॉपिक्स। तो फॉर एग्जांपल पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी का कुछ यहाँ पे डेफिनेशन हो गया, कुछ डेटाज हो गए, हमने रीजंस बता दिया, तो उसको भी डिवाइड कर दिया डायमेंशंस में, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स क्या क्या हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी हैं ऑब्वियसली। इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी बताया कि क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं पॉवर्टी के। मान लीजिए गरीबी अगर सोसाइटी में ज़्यादा है तो क्या क्या इम्पैक्ट ये ओवरऑल डाल सकते हैं इकोनॉमी पे, सोशल एस्पेक्ट्स पे,
ठीक है। और अभी भी इंडिया में क्यों पॉवर्टी परसिस्ट करती है, तो उसके हमने कुछ डेटाज बताए, कुछ रीजंस बताए, वो मैंने लिखे। जैसे रूरल डिस्ट्रेस है, पैंडेमिक इम्पैक्ट तो होगा ही, कोविड-19 के टाइम जो जीडीपी ग्रोथ है बहुत स्लो डाउन हो गया था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑब्वियसली आपको पता है कि स्टैग्नेंट है, उतना हाई ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाया जो इंडिया एस्पायर करता है बनने के लिए। एंटी पॉवर्टी स्कीम्स फेलियर हो जाती है, जो बेनिफिट्स बैक पहुंचनी चाहिए वो कहीं ना कहीं पहुंच नहीं पाती है, और इसमें सब्सिडीज का जो खेल है वो और बर्डन क्रिएट कर देता है गवर्नमेंट के ऊपर। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी इटसेल्फ, ये क्या है, इम्पैक्ट ही है एक तरीके से। एंड कुछ अदर्स जिसमें हमें स्किल डेवलपमेंट, लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी एज वेल। ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन पूछा गया कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स कौन कौन से सरकार ने चलाए हैं, तो वो हमने यहाँ पे बता दिया आपको। अब जो क्वेश्चन पूछा है कि एस्टिमेशन के लिए, तो जो बहुत सारी कमिटीज बनी हुई थी पॉवर्टी को लेके, तो कमिटीज और उनके कुछ रिकमेंडेशन जिन्होंने बताया कि पॉवर्टी को एक्चुअली में रिमूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा देखो कि ग्लोबल मेजर्स पे भी पॉवर्टी को बताया गया है कि क्या क्या फॉर्मूलाज है पॉवर्टी को कैलकुलेट करने के लिए, एज वेल एज लाइक क्या क्या मेजर्स ले सकती है। अलग अलग ये लोग इंडेक्सेस भी निकालती है, वर्ल्ड बैंक निकालता है, यूएनडीपी निकालता है, जस्ट टू कैलकुलेट द एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड इटसेल्फ। फिर हमने वीसीएस साइकिल ऑफ पॉवर्टी लेक्चर्स में बात करेंगे हम लोग, तो उसमें वीसीएस साइकिल ऑफ पॉवर्टी देखेंगे, जैसे पॉवर्टी कैसे अनएम्प्लॉयमेंट से लिंक है। ठीक है। फिर उसके अलावा आप देखोगे हमने यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कोड्स डाला है पॉवर्टी को, जिसको आप जीएस क्वेश्चन में तो डालोगे ही, साथ साथ इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन द एसे, बहुत हेल्पफुल होगा आपको ये एसे में। एंड फिर हमने कुछ डेटाज डाला है अलग से पॉवर्टी से रिलेटेड, जिसमें सारे एक्सपेक्ट पॉवर्टी रेट, चाइल्ड पॉवर्टी, रूरल वर्सेस अर्बन पॉवर्टी, कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट हुआ, वुमेन का क्या है, स्लम पॉपुलेशन कितनी है, एंड उसको हमने एक माइंड मैप के थ्रू बताया, ताकि एक बार जब आप ऊपर वाला कंटेंट को रिवाइज कर लो तो फिर उसके बाद आप इस माइंड मैप से जल्दी रिवाइज कर सकते हो। ऑब्वियसली आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, तो उसमें हमने बात करी थी कि कभी भी अगर कुछ भी कंसेप्ट अगर पूछा जाएगा, इसमें आपको जीओ इको हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस टेक वाला पार्ट हो गया, इवन द हिस्ट्री पार्ट इटसेल्फ, अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है फॉर द यूनियन लेवल के लिए, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट पे नेशनल लेवल के लिए, अगर पूछा है एक्सप्लिसिटली आपसे कि बिहार को कवर करना है, तब तो करना ही है। अगर नहीं भी पूछा, देन ऑब्वियसली यू हैव टू कवर द एक्सपेक्ट्स ऑफ बिहार इटसेल्फ। यहाँ पे हमने बिहार के इंपॉर्टेंट डेटा, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी हमने अलग से बताया, हमने क्या क्या स्ट्रैटेजी बिहार गवर्नमेंट ने की है वो चीज़ बताई, एंड डेटास को भी यहाँ पे हमने काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव वे में इंक्लूड कर दिया कि बिहार का भी डेटा आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके के हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड लेक्चर्स भी इसके लिए है। तो जैसे मैंने पहले आपको कोर्सेज का डिटेल बताया था कि जो लक्ष्य बैच है जीएस हब का, उसमें वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, एंड मोस्ट ऑफ द सेक्शन मैं खुद डील कर रही हूँ, एंड कुछ एक दो सेक्शंस है जो एक्सपर्ट टीचर ही आपके साथ इसको लेंगे। एंड इसमें हमारी जो भी कोर्सेस है उसकी खास बात ये है कि हमने मैसिव नंबर ऑफ आपको टेस्ट दिए हैं, ताकि आप अगर खुद से भी टेस्ट का मान लो किसी कारण से आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप 24 टेस्ट लिखो, और ये बहुत इंटरवल पे है। हमने बहुत इसको स्ट्रैटेजिकली प्लान किया है कि हाँ ऐसे ऐसे आपका टॉपिक कंप्लीट होगा, फिर ऐसे ऐसे उसी के टॉपिक से रिलेटेड आपका टेस्ट होगा, एंड फुल लेंथ टेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। तो ये वीडियो लेक्चर्स बैच है, जिनको लगता है कि उनको लाइक वो बिगनर है बिल्कुल, या उनके पास वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या वो नोट्स पढ़ के समझ नहीं पाते हैं, तो देन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन द वीडियो लेक्चर्स बैच। और ये इसमें 24 टेस्ट इंक्लूडेड होगा, एंड जो नोट्स हम बात कर रहे हैं वो सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। ठीक है। इसमें इससे भी कवर है। कमिंग टू द संजीवनी बैच, तो जो मेंटरशिप बैच जीएस हमने लाया था फॉर द 70th बीपीएससी प्रीलिम्स, आई थिंक वी आर वन ऑफ द फर्स्ट लाइक कोचिंग सर का ही था ये कि मेंटरशिप्स हम लोग लाए। तो इस बार भी हम लोग संजीवनी बैच के रूप में 71st बीपीएससी मेंस का मेंटरशिप ला रहे हैं। इसमें भी 24 टेस्ट आपका इंक्लूडेड है। टारगेट दिया जाएगा आपको, नोट्स दिया जाएगा, यू हैव टू रीड इट बाय योरसेल्फ, सेल्फ स्टडी का ये ग्रुप बनेगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट हम जो एसे क्लासेस हैं, एसे का मैंने महत्व आपको बताया है, एक वीडियो मेरी शेयर है यूट्यूब पे, तो उसमें आप एसे को
बहुत एक स्ट्रैटेजिकली एक ऐसा पेपर ले सकते हो जो आपका सिलेक्शन और रैंक बनाने में बहुत हेल्प कर सकता है। डीआई तो बहुत इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होता ही है GS1 में, बट एसे भी ऐसा फैक्टर है कि उसमें आप अगर अच्छे से एसे को लिखो, keeping aside the biasness that we have seen in the 69th BPC, उसको छोड़ के if we can write a very nice and comprehensive essay with the very articulated manner, और जो स्टाइलिंग है ऐसे कि बहुत फ्लो उसका अच्छा है, then definitely you will be able to score like 165-170 marks. अगर इससे ऊपर ले आते हो then the combination of the GS1 and the essay marks will be much higher. तो GS2 ऑब्वियसली रिलेटिवली कम मार्क्स उसमें मिलते हैं, इवन यू विल बी एबल टू अमंग द टॉप 10 और टॉप 20 एटलीस्ट। तो ऐसे को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसमें भी हमने 10 ऐसे टेस्ट दिए हैं ऑल्सो। अगर आप खुद से कभी प्लान ना कर पाओ टेस्ट देने का, अगर बस आप इसी को रख लो, इसमें फुल लेंथ टेस्ट भी है, जो स्टैटिक कन्वेंशनल टॉपिक है उसका तो है ही, साथ साथ इसमें आपको वो भी मिलेगा, फिलोसफिकल ऐसे मिलेगा, बिहार रेडियम से रिलेटेड जो भी नोट्स है वो सब भी मिलेंगे। तो मैं आपको नोट्स भी एक बार दिखा देती हूँ कि देखिए, प्रिजर्विंग इंडिया कल्चर हेरिटेज इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को हमने इंडिया कल्चरल से इसको एक्सपेक्ट कर दिया, तो इस तरीके का आपको नोट्स मिलेगा। तो ये मैंने आपको सिर्फ ड्राफ्ट दिखाया है। व्हाट इज ड्राफ्ट? ड्राफ्ट इज बेसिकली टू फ्रेम कि हाउ यू गोना राइट एन एसे। तो बेसिकली आप उसमें क्या कोटेशन डालेंगे, क्या स्टोरी डालेंगे, कोई रिपोर्ट डेटा है आपके पास तो वो डालेंगे, कोई रीसेंट एग्जांपल है जो इस टॉपिक से रिलेटेड आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा है तो वो डालेंगे। तो ये हम आपको प्रिपेयर करके देंगे, साथ ही साथ एक इसका सैंपल ऐसे देंगे जस्ट फॉर यू टू रीड कि हाँ देखो लिखते कैसे हैं। लेकिन वो ऑब्वियसली आप रट्टाफिकेशन नहीं कर सकते। ऐसे इज लाइक यू हैव टू राइट इन द 8 और 9 पेजेस, तो उसको आप ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो वी आर जस्ट गिविंग इट टू रीड एटलीस्ट वन ऐसे, ये देखो भाई ये सारे कंटेंट है, इसको आप ऐसे के फॉर्मेट में कैसे इसको लिख सकते हो, एक फ्लो मेंटेन कर सकते हो, एक स्ट्रक्चर मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रिजर्विंग इंडिया कल्चरल हेरिटेज इन द एरा ऑफ, तो यहाँ पे हमने कोटेशन दिया, जवाहरलाल नेहरू का कोटेशन कल्चर से रिलेटेड, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कोटेशंस, रिसेंट ऑफिशियल्स ने बताया है कल्चर से रिलेटेड का कोटेशन। ठीक है, करंट न्यूज आप देखो, लेटेस्ट डेवलपमेंट जो भी 2024 2025 में हुआ है तो उसका हमने कुछ न्यूज डाला है। एनेक्डोट्स और शॉर्ट स्टोरीज हमने इसमें कुछ डाली। फॉर एग्जांपल वाराणसी में लोकल कम्युनिटीज ने एंशिएंट टेम्पल कॉरिडोर को रिवेटलाइज किया था। ठीक है, जिस वजह से हम लोग अगर कितने भी ग्लोबलाइज हो जाएं, वी आर स्टिल प्रिजर्विंग आवर द एंशिएंट रूट, एंशिएंट कल्चरल प्रैक्टिसेस। फिर हम रिपोर्ट्स डेटा दिखा रहे हैं, एंड फाइनली वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू द नोटेबल इलस्ट्रेशंस एज वेल। उसी तरह यही आपको जो होगा जो आपको कंटेंट है वो हिंदी मीडियम में भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, इंग्लिश भी है हिंदी भी। तो जो भी बैच जीएस सबकी चल रही है वो आप दोनों मीडियम में अवेलेबल है, क्लासेस भी, टेस्ट भी, मेंटरशिप भी, एंड एसए के भी, एंड डीआई के भी कोर्सेज हैं जो कि आप वेबसाइट पे जीएस हब की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, या तो सर के नंबर पे जो टीम का नंबर है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, ऐसे है 8287417384, तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में रहेगा। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस यू कैन गो अहेड। ठीक है, अगर नहीं भी ज्वाइन करना देन स्टार्ट द मेंस प्रिपरेशन। हो गया प्रीलिम्स का डिस्कशन, बस करो। अब ऑब्जेक्शन रेज करना है, करो रेज। आपको लगता है कि यू हैव द इनफ एविडेंस विथ यू, कर दो रेज एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस राइट अवे। ठीक है, ये इतना डिस्कशन करने का, अपना टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन डिस्कशन पे। तो हमने क्वेश्चन क्या देखा, ये है क्वेश्चन हमारा 63rd बीपीएससी में इसको पूछा गया था। क्वेश्चन था कि हमें बताना है कि एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, डिस्कसिंग द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया एंड फैक्टर्स, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉवर्टी। पहले हमें एस्टिमेशंस बताने हैं, फिर उसके फैक्टर्स बताने हैं, फिर जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट रन कर रही है उसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, पहला है हमारा एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो ऑब्वियसली मैंने मीन्स का जो आंसर राइटिंग फ्रेमिंग आप लास्ट टू लास्ट जो वीडियो गई थी मीन्स आंसर की फॉर्मेट क्या होगी, तो उस पर हमने बात किया था। तो उसमें था कि फर्स्टली वी हैव टू राइट एन इंट्रो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, यू कैन स्टार्ट विथ द डेफिनेशन इटसेल्फ। अब यहाँ पे एस्टिमेशन के बारे में बात की है कि वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट्स एस्टिमेशन।
तो you can give the definition by given by any international organization. For example, आप दे सकते हो यूनाइटेड नेशन राइट काउंसिल ने एग्जाम्पल दिया है, इवन द वर्ल्ड बैंक हैज गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ पॉवर्टी एक फॉर्मूला के ही रूप में कि लाइक $1.9 से नीचे अगर कोई कमा रहे हैं तो वो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं. तो हमें यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी के बारे में बात करना है. तो ऑब्वियसली जो पॉवर्टी है इट्स अ वेरी वेग टर्म. ठीक है, इट्स अ वेरी वेग टर्म. इट वैरीज फ्रॉम व्हाट? इट वैरीज फ्रॉम अ सोसाइटी टू सोसाइटी. यही देख लो ना, रूरल इंडिया में किसी के घर में एसी है तो उसको अमीर माना जाता है, किसी के घर में एसी नहीं है तो उसको गरीब माना जाता है. बट वही अर्बन एरिया में जहाँ पे 10 परिवार बसे हुए हैं, सबके घर में एसी है, एसी सबके घर में, लेकिन एक के घर में मर्सिडीज है तो वो क्या होगा? रिलेटिवली रिच हो गया. तो ऑब्वियसली द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. To estimate the level of poverty in India is a very complex process, considering the diversity and considering the regional inequality as well, the regional disparity as well. So, इसमें मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट डिफिनेशन इस पॉवर्टी का यही होगा कि इट इज अ स्टेट इन विच अ पर्सन लैक्स द सोशली एक्सेप्टेबल financial resource or the materialistic possession which is socially acceptable. तो यहाँ पे आप इंट्रो में कैसे स्टार्ट करोगे, एंड प्लीज इंट्रो नहीं लिखना जस्ट फॉर दिस सेशन, आंसर राइटिंग का सेशन. तो मैं बता रही हूँ कि इंट्रो ये पार्ट है, बट यू डोंट हैव टू कोट द सब हेडिंग इन द आंसर इटसेल्फ. वो कोट करने का जरूरत नहीं है. ठीक है, तो इंट्रो में आप यहाँ पे लिखा क्या लिखोगे कि इट इज छोड़ दो. पॉवर्टी इज द स्टेट इन विच a human lacks a socially acceptable financial resource or amount of money. You can write as well that financial resource or materialistic position. This is like a lame term कि पॉवर्टी को एज ए हम लोग फिनेंशियल एक्सपेक्ट और फिनेंशियल डायमेंशन में ही देखते हैं, बट पॉवर्टी कैन बी ऑफ मेनी टाइप. इट कैन बी ऑफ मेनी टाइप. देयर इज अ पॉवर्टी ऑफ लाइक अपॉर्चुनिटी एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव like a good amount of money with you, you don't have any financial constraint, but because of the health issue of your parents, आपको PhD करना था, आपने ग्रेजुएशन के बाद MA के बाद आपने सोचा कि यू वांट टू परस्यू फॉर द PhD एंड यू वांट टू गो टू द international university for pursuing the PhD, but because of your health constraint of the families and your father or mother, they don't want to move abroad with you. Because of that constraint, the family constraint, you are here only. ठीक है, तो this can also be considered like a poverty for the opportunity itself, but mostly it is the poverty related to the financial constraint mostly, and mostly the estimations are also done on the basis of कि consumer expend कितना कर सकता है, consumer food का intake कितना कर सकता है, and consumer एक दिन में कितना कमाता है. ठीक है, तो मोस्टली द एस्टिमेशन विल बी डन ऑन दैट ओनली. तो सिंस इट इज डिपेंडेंट अपॉन द सोशली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स, since it is dependent upon the socially acceptable standards, the estimation of poverty is a complex process. ठीक है, the estimation of poverty itself is a complex process. However, government from time to time, even the international organizations like World Bank, UNDP, international organization have tried to calculate and give a threshold for the poverty line. ठीक है,
और अगर इतना समझ में नहीं आ रहा, यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी एंड बस उसको लिंक कर दो, द एस्टिमेशन हैज बीन डन बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट हैज बीन डन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वी हैव गिवन द डेफिनेशन इन सच ए वे टू शो द एग्जामिनर कि वाई पॉवर्टी इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट इटसेल्फ, उसका एक्यूरेसी पता करना इज वेरी डिफिकल्ट इवन नाउ इटसेल्फ, बिकॉज इट इज लिंक्ड टू द मल्टीपल फैक्टर्स, इट हैज विच हैज वेरी सब्जेक्टिविटी इन इट्स नेचर। इतना फैक्टर है उसमें, इतनी सब्जेक्टिविटी कि उसको एक नंबर दे के कैलकुलेट करना इज वेरी डिफिकल्ट। फॉर एग्जाम्पल द हिस्टोरिकल लेगेसी हैज बीन कमिंग, ठीक है, जो ब्रिटिश सोने की चिड़िया को लूट के लेके चले गए, कहीं ना कहीं वो हिस्टोरिकल लीगेसी रह गया। ठीक है, कहीं ना कहीं जो बिहार का भी जो कंडीशन है लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं बस गया। एग्रीकल्चर इनर्शिया को हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, कितना भी हम लोग ट्राई कर ले। द पीपल आर नॉट रेडी टू मूव टू कम्प्लीटली टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, वो एग्रीकल्चर में रहना चाहते हैं। ठीक है, जिस वजह से डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है वहां पे। तो ये सारे फैक्टर्स को एक नंबर देना कि इसको 10 नंबर दे दो, इसको 20 नंबर दे दो, इट इज नॉट वेरी पॉसिबल। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस वेगनेस एंड सब्जेक्टिविटी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एंड टू एस्टिमेट द पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, द डाइवर्सिटी एज वेल। तो सबसे पहले हम देखेंगे द एस्टिमेशंस। जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, क्वेश्चन क्या था, टॉपिक यहाँ पे देखो क्वेश्चन का, एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि हाउ एवर दिस इज द ट्रांजिशन स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंट्रो इटसेल्फ, बट यहाँ पे आप पैरा चेंज करके दिस इज द ट्रांजिशन स्टेटमेंट दैट वी आर टेलिंग द एग्जामिनर दैट इज मूविंग अहेड विद द सेकंड with the part of the question, that is the estimation of poverty in India. तो ये हमारा हेडिंग हो गया। एंड ऑलवेज ट्राई टू अंडरलाइन कर दो या स्टार बना दो यहाँ पे हेडिंग देने के लिए, कि यहाँ से हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी जब हमने बता ही दे कि गवर्नमेंट ने फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफरेंट कमिटीज बनाई है, तो यहाँ पे बस एक स्टेटमेंट दे दो आप कि गवर्नमेंट has made different committees to calculate and to set different parameters for the estimation of poverty in India. एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। अब इसी में जो आपने पॉवर्टी का एस्टिमेशन कमिटीज के बारे में जो मैंने नोट्स में आपको दिखाया था ना, ऑब्वियसली आपने भी पढ़ा होगा कहीं से, तो उसका बस यहाँ पे जिक्र करो कि कौन कौन से कमिटीज बनी थी। फॉर एग्जांपल द सबसे पहला कमिटी बना था द प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट कमिटी। उन्होंने कौन से पैरामीटर यूज किए, ठीक है, और क्या रिकमेंडेशन दिया। फिर उसके बाद आपका बना था वीएम दानेतकर एंड एनरथ कमिटी, ठीक है, वीएम दानेतकर एंड द एनरथ कमिटी। फिर इन्होंने कौन सा पैरामीटर यूज किया, कैलोरीज इनटेक को देखा, 2250 कैलोरीज को ये लोग पैरामीटर यूज किया, उन्होंने क्या रिकमेंडेशन किया। फिर उसी तरह आप दो लाइक तेंदुलकर कमिटी, लखनवाला कमिटी, एंड उनके पैरामीटर रिकमेंडेशन बताओ, एंड रंगराजन कमिटी, वेरी फेमस वन। Apart from that as well, the international organizations have also have done exercises to calculate the poverty, जिसमें वर्ल्ड बैंक भी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, जिन्होंने अलग अलग पैरामीटर्स बताए। बेसिकली उन्होंने पर कैपिटा पर डे बताया कि एक दिन में एक आदमी कितना कमाता है, उस हिसाब से उसकी एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन उन्होंने डिसाइड की। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक ने $1.90 पर डे पर कैपिटा बताया, ठीक है। उसके अलावा जो एडीबी थे वो उन्होंने बताया 1.51 पर कैपिटा पर डे, डॉलर ही है ये एस्टिमेशन आपने दे दिया, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस द पैरामीटर्स दे हैव यूज्ड एंड फॉर द टाइम पीरियड दे हैव यूज्ड। तो इन द 2011 and 12
the base year which has been taken for the different economic calculations, तो the base year में different committees के द्वारा जो उन्होंने formulas बताए थे, ये आपको खुद ही पढ़ना है, ठीक है। तो different committees and उनके द्वारा जो उन्होंने formulas बताए थे, उसके वजह से उसके थ्रू हमें poverty rates पता चले। वो पॉवर्टी रेट्स क्या पता चले, सर सी रंगराजन कमेटी जो थे उनका जो फॉर्मूला था, उनके अकॉर्डिंग हमें पता चला कि 29.5% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर लिविंग अंडर द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। उसी तरह जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी थी, उससे थ्रू हमें पता चला कि 21.9% इज लिविंग अंडर द पॉवर्टी लाइन, एंड द वर्ल्ड बैंक जो है उनके थ्रू हमने पता 21.2% इज लिविंग अंडर द पॉवर्टी लाइन। सो थ्रू दिस वी हैव डन द एस्टिमेशन, we have done the estimation. However, the estimation is not very coherent to each other, नहीं है ना, एक 29 बोल रहा है, एक 22 बोल रहा है, एक 21 बोल रहा है, ठीक है, coherent to each other because of the multifold impacts of diverse reason which led to poverty in India, which led to poverty in India। हमने एक ट्रांजिशन स्टेटमेंट अगेन यहाँ दे दिया कि however the government has made many committees from time to time to just to give the government an idea कि बताओ भाई पॉवर्टी कितना है इंडिया में, पॉवर्टी कितना है बिहार में, still we are not able to get the accuracy in the data, and that's why it is that so, because they are the multifold impacts of the different reason, diverse reason which led to the poverty in India। ये डाइवर्स स्टेटमेंट हमने दे दिया। तो जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट क्या था क्वेश्चन का, फैक्टर्स एंड द रीजंस टू हैव पॉवर्टी इन इंडिया, बस अब इसको हमने लिंक कर दिया, द रीजंस फॉर द पॉवर्टी इन इंडिया। आई होप यू आर लाइकिंग दिस सेशन, क्योंकि हम इसमें कंटेंट पे बात करने नहीं आए हैं, हम इसमें आंसर राइटिंग के अप्रोचेस के बात करने कि कैसे आपको एक पार्ट ऑफ द आंसर को दूसरे पार्ट ऑफ द आंसर से लिंक करना है थ्रू ट्रांजिशन स्टेटमेंट, एंड हाउ यू कैन यूज द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इंट्रो इटसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपल डेफिनेशन से ही स्टार्ट कर देते, ठीक है। कंटेंट इधर उधर का सेम ही रहेगा, द वन यू रेड इन द बुक इटसेल्फ, ये पॉवर्टी एस्टिमेशन की कमिटीज क्या है, द वन यू रेड हेयर, वो बिल्कुल सेम ही रहेंगे, वो डिफरेंट नहीं करने वाली है। बट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मोल्ड द कंटेंट, चाहे जे कहीं से भी पढ़ो, चाहे हमारे कोर्सेज से पढ़ो या बुक से पढ़ो आप, ठीक है, उसको मोल्ड करके कि कैसे आप उसको बता सकते हो कि दिस अप्रोच विल सूट मोस्ट टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो अब इसमें देखो रीजंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, अब इसमें रीजंस बता दो आप। एक तो हिस्टोरिकल लीगेसी था ही, कॉलोनियल सिस्टम जो था, और एक्सप्लॉयटेशन बहुत अच्छा खासा हुआ, ठीक है। लॉज लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी था इसमें, जिसमें जो लैंड रिफॉर्म्स लॉज हैं, जमींदारी सिस्टम जो बिहार में वन ऑफ द मेजर रीजन है, ठीक है, जिस वजह से लाइक मोर देन लाइक 89% ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया ओनली हैविंग लेस देन 2 hectares ऑफ लैंड, जस्ट लेस देन 2 hectares ऑफ लैंड, ठीक है। उसके बाद आप बता सकते हो कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, even we are like the 4th largest economy in the India, still we aspire to become the manufacturing hub of the country, of the world, still we are very much dependent upon the agriculture। इसमें economic survey का data बता दो कि more than 50% of the population of India still are involved in directly or indirectly in the agriculture itself, which led to the disguised unemployment, sorry, ठीक है। आई होप यू नो द कंसेप्ट इटसेल्फ। कंसेप्ट के हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे लाइव आंसर राइटिंग हम लोग देख रहे हैं। आई होप कंटेंट आपको पता होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू लिंक हेयर एंड देयर, ठीक है। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो से दैट एजुकेशनल एंड इलिटरेसी बता दो, एजुकेशनल सिस्टम बता दो। अकॉर्डिंग टू द सेंसस इटसेल्फ मोर देन 30% ऑफ द पॉपुलेशन आर इलिटरेट,
यहाँ पे फिर प्रीलिम्स का नॉलेज बहुत काम आएगा, क्योंकि अभी आपने फ्रेश सेंसस पढ़ा है, अभी आपने फ्रेश इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है, बजट पढ़ा है, तो जो भी यहाँ पे फैक्ट्स पढ़े हैं यूज इट, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप बता सकते हो गवर्नेंस का कॉजेज भी बता सकते हो कि इवन वी हैव द वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी सिस्टम, वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, स्टिल द पोवर्टी एंड द न्यूट्रिशनल वैल्यूज, द ग्लोबल हंगर इंडेक्स फॉर द इंडिया इज वेरी पुअर. Why? Because there is a implementation, there is a lacuna, there is a loophole in the implementation itself. The governance corruption perception index का एग्जाम्पल दे दो, जिससे वजह से गवर्नेंस का आप कॉजेस बता सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद बता सकते हो डिस्पैरिटी जो है, रूरल अर्बन डिस्पैरिटी है, इवन द इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज भी है। जो वेस्टर्न स्टेट्स है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन जो ईस्टर्न स्टेट है वो उतने डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है, स्पेशली विमेंस का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है, स्पेशली विमेंस का। ऑब्वियसली दैट देयर इज ऑल्सो द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो इतनी गरीबी है कि सरकार मोस्ट ऑफ द मनी दे स्पेंड ऑन द सब्सिडीज even for the vote bank itself, but there is also like this welfare aspect of the government because we are democratic, ठीक है। तो हमें वेलफेयर का भी ख्याल रखना है, वी आर नॉट कैपिटलिस्टिक कि हम सिर्फ प्रॉफिट करेंगे। तो वहाँ पे जिस वजह से मोस्ट ऑफ द चंक्स ऑफ द मनी ऑफ द गवर्नमेंट इज स्पेंड ऑन द सब्सिडीज which led to the less expenditure on the capital formation, which led to the less lack of the opportunities for their youth population. So these are the reasons which led to the poverty in India, which led to the poverty in India. फिर यहाँ पे आपको you have to give a transition statement. The government is taking many policies, framework and schemes to tackle the problem of poverty in India. अब यहाँ पे मैंने बताया था, मैंने आपको बार बार इम्फेसिस भी किया है कि कोई भी क्वेश्चन हो, इफ इवन इट इज नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन इटसेल्फ कि बिहार को लिखो, स्टिल यू हैव टू राइट अ बिहार एक्सपेक्ट। तो यहाँ पे अलग से हमें बिहार के लिए हेडिंग नहीं बनानी है, क्योंकि बिहार इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया इटसेल्फ। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी हमने पॉइंट लिखा है, ट्राई टू राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ बिहार। ऐसा नहीं मैं बोल रही कि बाहर दूसरे का एग्जाम्पल मत लिखना, लेकिन अगर हमने यहाँ पे 8 और 9 पॉइंट लिखा है, ट्राई टू राइट एग्जाम्पल्स ऑफ बिहार इन 4 पॉइंट्स इटसेल्फ। वहां से फिर आपका जो बिहार का जो एक्सपेक्ट है वो आप उसको कवर कर दोगे। इवन फॉर द एग्जाम्पल कि यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, वो क्या है पार्ट बताओ, इनिशिएटिव्स टेकन बाय। तो यहाँ पे हमने एक ट्रांजिशन स्टेटमेंट दे दिया कि इनिशिएटिव्स क्या क्या गवर्नमेंट ने लिए हैं, तो यहाँ पे हम दे देंगे द इनिशिएटिव्स। कुछ भी नहीं लिखना, अपने मन से मत लिखो, जो लिखा हुआ है वही लिख दो। इनिशिएटिव लिखा है तो इनिशिएटिव लिख लो, मेजर्स लिखा है तो मेजर्स लिख लो, स्टेप्स लिखा है तो स्टेप्स लिख दो। तो इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे अलग से लिख देना, जैसे ये लिख लो ना ABCD होगा, यहाँ पे जब एफ होगा तो मेनी इनिशिएटिव्स, या नेक्स्ट टॉपिक में ही लिख देना कि मेनी इनिशिएटिव्स आल्सो बी हैज टेकन बाय बिहार गवर्नमेंट, और उसको एक फ्लो चार्ट के पॉइंट के वजह से बता देना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इनिशिएटिव्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो ट्रांजिशन स्टेटमेंट दिया, उसके बाद डायरेक्टली वी विल केम टू द इनिशिएटिव्स। तो यहाँ पे आप एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हो कि बिकॉज व्हेन यू रेड अबाउट द पोवर्टी, जो हम क्लास लेक्चर्स में करेंगे, तो व्हेन यू रेड अबाउट द पोवर्टी इन इंडिया, द गवर्नमेंट हैज टेकन द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज प्लान टू कर्व द पोवर्टी स्टेटस इन इंडिया इटसेल्फ। तो इस स्ट्रैटेजी प्लान में उन्होंने एक चीज फॉलो की थी। फॉर एग्जांपल पहले जो था, पहले आप देखोगे उन्होंने ट्रिकल डाउन स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। जो 5 ईयर प्लान था हमारा, 5 ईयर प्लान में उन्होंने जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, उन्होंने सोचा कि गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो हम लोग इंडस्ट्रीज को बढ़ाते हैं, जिस वजह से जो इंडस्ट्री एक सेंटर पॉइंट पे होगा एंड उसका जो इन्फ्लुएंशियल एरिया होगा वहां पे उसके इफेक्ट रिपल्स होंगे और वहां पे भी डेवलपमेंट होने लगेगा। तो दे हैव ट्राइड दिस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइक बिहार, झारखंड, बंगाल वाला रीजन, बट इट डजंट फुलफिल, वो चीज नहीं हो पाया। तो सबसे पहले उन्होंने ट्राई किया कि मैन्युफैक्चरिंग से रिपल इफेक्ट,
चलो रिपल इफेक्ट तो थोड़ा सा ज्योग्राफिकल टर्म है, ट्रिकल डाउन थ्योरी लिखो यहाँ पे, ट्रिकल डाउन थ्योरी। इस पे किया, जब ये फेल हो गया देन गवर्नमेंट हैज सेट डाउन एंड दे थिंकिंग कि बेसिक चीज इंडिया में अभी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, बट जो बेसिक नेसेसिटी है वही जनता के पास नहीं है। सो दे केम अप विद द बेसिक नीड अप्रोच। उन्होंने बेसिक नीड अप्रोच दिया कि कपड़ा देना है, मकान देना है एंड खाना देना है। ठीक है, तो ये उनका बेसिक नीड अप्रोच था, खाना और मकान का बेसिक नीड अप्रोच। पीएम आवास योजना, लोहिया जो आप पढ़ोगे, लोहिया योजना, लोहिया आवास योजना, वो बिहार का है। इट इज लाइक इंस्पायर्ड फ्रॉम द पीएम आवास योजना, जो बस उसको बिहार के एक्सपेक्ट में उसका दूसरा नाम दिया गया है। तो ये बेसिक नीड अप्रोच हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने डाला कि चलो बेसिक नीड हमने प्रोवाइड कर दिया, मोर और लेस हमने एक अच्छा स्टैंडर्ड पे लिया है, अब यहाँ पे हमें राइट डालना पड़ेगा, राइट बेस्ड अप्रोच डालना पड़ेगा, क्योंकि जनता की राइट है कि वो उनको जॉब मिले, ये जनता की राइट है कि उनको अच्छा एजुकेशन मिले, ये जनता की राइट है कि उनको अच्छा फूड मिले। दैट्स वाई द आर्टिकल 21(1) हैज एक्सपेंडेड। उसमें जब पॉलिटी का क्वेश्चन मान लो आ गया, आई थिंक रितेश सर ने पॉलिटी का वीडियो का पीवाईक्यू का एनालिसिस डाला था, तो जिसमें जो आर्टिकल 21 का वो बात कर रहे थे। तो आर्टिकल 21 क्या है, ओवर द पीरियड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से वो एक्सपेंड होते गया है। तो वो जब एक्सपेंड होते गया है तो इसमें जो जो बेसिक राइट्स है वो इन्वॉल्व होते गई है फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन और द सिटीजन इन द इंडिया इटसेल्फ। तो राइट बेस्ड अप्रोच में राइट टू एजुकेशन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद और बताओ क्या आया, राइट टू फूड हो गया, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम आई हमारी। फिर उसके बाद राइट टू वर्क भी हो गया, मनरेगा वाला कंसेप्ट हो गया। ये सब क्या है, आप बीपीएसपी के रूल में भी पढ़ोगे। तो दैट्स हाउ यू कैन रिलेट इटसेल्फ, और इसको बहुत इजीली अच्छे तरीके से आप लिख भी सकते हो इन द पॉलिटी एज वेल एज इन द लाइक जीओ को में तो लिख ही सकते हो, पॉलिटी में भी इस एक्सपेक्ट को लिखो, एंड एसए में भी काम ये करेगा। तो इस तरीके से हम लोग बहुत कॉम्प्रहेंसिव लिंकिंग करते हुए क्लास लेक्चर्स को करेंगे, ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग पूरी अच्छी तरीके से बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद राइट बेस्ड अप्रोच के बाद वो आए कैपेबिलिटी बेस्ड अप्रोच, अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच। मतलब स्किल दो, उसी से वो अपना लाइक जीवन यापन कर लेंगे, हमें उसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें उसको स्किल्स देने की जरूरत है। तो कैपेबिलिटी अप्रोच से वो हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्किल पे फोकस करेंगे। तो ये अप्रोचेस एक फ्लो चार्ट के थ्रू दिखा दो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके बाद हम लोग फिर जो भी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं उसको हम लोग देख लेंगे। तो इनिशिएटिव्स आपको पता ही होगा कितने सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, पॉलिसीज वाइज क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो पॉलिसीज वाइज ऑब्वियसली आपको पता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी उन्होंने लाया टू गिव अ पीडीएस सिस्टम। ठीक है, पीडीएस सिस्टम उन्होंने लाया, पॉलिसीज में उन्होंने चेंजेस किए, सब्सिडीज दिए उन्होंने गवर्नमेंट ने। तो सब्सिडीज भी एक तरीके के पॉलिसी चेंजेस है, उनको अपने लेवल पे जो बजट की जो पॉलिसीज है उसमें हेर बदल करना पड़ता है। ठीक है, बीपीएल का जो कैलकुलेशन किया, ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो पॉलिसीज चेंजेस। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने ट्राई किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने का, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने का, जिससे जॉब्स वो दे पाए और जिससे अल्टीमेटली पॉवर्टी भी डिक्रीज हो जाए। तो विशियस साइकिल ऑफ द क्या बोलते हैं, विशियस साइकिल ऑफ द पॉवर्टी विल बी ब्रेक, जिस वजह से पॉवर्टी भी रेगुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पे उन्होंने पीएम आवास योजना के तहत उनके जो सोशल वेलफेयर है, उनका जो सोशल राइट है उसको प्रिजर्व करने की कोशिश की। डिफरेंट रोड कनेक्टिविटीज वो बना रहे हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को बूस्ट कर रहे हैं, उनको सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं कि वो फैक्ट्रीज को इंस्टॉल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो सके। ठीक है, उसी तरह डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। ऑब्वियसली जो एग्रीकल्चर मेजर एक्सपेक्ट है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन इन्वॉल्व है, तो इसलिए वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं एग्रीकल्चर को, ताकि वहां से लोग कमा सके जिसमें वो इतने सालों से ही बसे हुए हैं। तो उसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में वो रेगुलेट करना चाह रहे हैं, पैक्स को ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर बहुत सारे उन्होंने लाइक लीगल मेजर्स भी लिए, लीगल प्रोग्राम्स भी बनाए उन्होंने, लॉज जो बनाए, जैसे मनरेगा हो गया। ठीक है, एमएसएमईज को सपोर्ट करना, एमएसएमईज की उन्होंने डेफिनेशंस को चेंज की और अलग अलग तरीके से वो सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन
जो स्लम्स है उसको कन्वर्ट करना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाना, वहाँ पे जो भी स्लम्बर्स हैं उनको, वहाँ पे स्लम ड्वेलर्स हैं उनको वहाँ पे रिलोकेट करना। तो ये सारी पॉलिसीज भी सरकार ने लिए हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पॉलिसीज को भी कोट कर सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग यही देखेंगे कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉलिसीज को तो देख लिया, अब उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार गवर्नमेंट ने भी काफ़ी पॉलिसीज लिए हैं। सो बिहार गवर्नमेंट ने भी क्या क्या जो पॉलिसीज लिए हैं उसको भी हम लोग एक जगह पे लिख लेंगे, ताकि हमने बिहार एक्सपेक्ट्स को भी हम कवर कर लेंगे। तो बिहार गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी पॉलिसीज ली हैं। फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी आवास योजना, मतलब पीएम आवास योजना था, तो यहाँ पे लोहिया आवास योजना, ठीक है, मनरेगा यहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। फिर उसके बाद सब्सिडीज देना, रिसेंटली 125 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज देना, ठीक है, रुपीज 10,000 रुपीज देना टू ईच फैमिली। अभी लेटेस्ट नीतीश गवर्नमेंट ने, ऑनरेबल सीएम जो है नीतीश कुमार ने, उन्होंने इसको अनाउंस किया था जस्ट टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप इटसेल्फ। स्केलेबिलिटी इंप्रूव करना, ठीक है, तो सीएम विकास योजना भी है, पीएम विकास योजना भी है, ठीक है। जीविका हो सकता है, एसएचजीज बना के जो भी गांव देहात की महिला हैं उनको सशक्तिकरण करना, ताकि वो अपना रोजगार चला सके। स्टूडेंट को देना, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम्स, जिससे वो अपने पढ़ाई को किसी भी परिस्थिति में रोके ना, और उनको वो क्रेडिट सपोर्ट दिया जा सके ताकि वो अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके, ठीक है। एंड लास्टली वी हैव टू कंक्लूड। ये लिखना नहीं है, जस्ट आई एम राइटिंग दिस फॉर योर रेफरेंस, इसको लिखना नहीं। तो कंक्लूजन में आप यही लिख सकते हो, कुछ भी जो कोट्स हमने पॉवर्टी के सैंपल नोट्स में देखे थे, तो वहाँ से कोट लिख सकते हो कि पॉवर्टी देना इट्स नॉट लाइक ए काइंड ऑफ चैरिटी। ये नेल्सन मंडेला का कोट है कि पॉवर्टी प्रोवाइड करना इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ चैरिटी, बट इट इज अ फॉर्म ऑफ जस्टिस। What? It is a form of justice. It is not a form of charity, it is a form of justice itself. So it is a duty of a state to provide this social economic justice, which is itself a part of the like preamble. तो ये तो पॉलिटी का भी हो सकता है, लेकिन आप इसमें भी डाल सकते हो। However, the estimation need to be done in a more comprehensive way। तो जो भी इनएक्यूरेसी है डेटा में इन गवर्नमेंट के पास, ताकि वो बेनिफिट्स उन तक ना पहुंच पा रही हो जिस कारण से, उसको हम लोग कव कर सके। तो ये सिंपल सा कंक्लूजन भी दे सकते हैं कोटेशन के साथ, एक लिंक करने के साथ, जिससे क्या हो सकता है कि पॉवर्टी इज नॉट इटसेल्फ लाइक अ वेरी इंडिविजुअल माइक्रो लेवल पे प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज द मैक्रो प्रॉब्लम, बिकॉज इट इज इम्पैक्टिंग द नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ इटसेल्फ। तो अगर ये कर्व हो जाएगा तो नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ जो पोटेंशियल उसका जीडीपी है वो सही वो अचीव हो जाएगा, because we are uplifting the populations of India out of poverty, जिससे क्या होगा, जो यूथ पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी से निकलेंगे तो ऑब्वियसली उनको एजुकेशन मिलेगा, जॉब मिलेंगे, और वो डेमोग्राफिक डिविडेंड बन जाएंगे, और डेमोग्राफिक डिविडेंड फिर क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करेगी। तो इट इज वेरी क्रूशियल फॉर इंडिया to take all the measures to curb this miracle of the poverty itself। ठीक है, तो इस तरीके से you have to approach a question। I hope you have gained some insightful views, insightful points कि कैसे हमें एक क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। The purpose of this video is only to tell you कि एक अप्रोच कैसे रहना चाहिए आपका। The content more or less is same everywhere, but the difference comes when if the content is given you in the organized format, so that आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। And this I will assure you, if you want to join the GSF courses, the content will be a top notch, reports, data, flow charts, the comprehensive coverage, बिहार के एक्सपेक्ट, इंडिया की एक्सपेक्ट, it will be covered all together। क्योंकि 70th बीपीएससी मेंस में इतने बच्चे हमारे साथ जुड़े थे और इतनी अच्छे बच्चे थे, और उन्होंने टेस्ट जो लिखा था, आई वॉज माइंड ब्लोन कि इतना अच्छा पेपर था। इट वॉज लाइक अ यूपीएससी लेवल पेपर। तो वी आर स्टिल अवेटिंग फॉर देयर रिजल्ट इटसेल्फ, कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। सो वी वांट टू गिव दिस
want to continue and repeat this for the 71st BPSC itself. So if you want to join, you can contact sir number 828-741-7384 और वेबसाइट पे भी चेक कर लो. इट विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू टू चेक ऑल द डिटेल्स और वहाँ से भी आप इसमें इनरोल हो सकते हो. ठीक है. सो दिस इज ऑल आई हैव टू कवर फॉर दिस वीडियो. एंड इसी तरीके से जो भी कोर्सेज लेंगे हम लोग लाइव मॉडल आंसर क्लासेस में भी करेंगे आपके साथ. एंड जो भी सब्जेक्ट होगा, जो भी टॉपिक होगा, वी विल कवर इट वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली ताकि आपका कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए. जस्ट यू हैव टू रिवाइज एंड मग अप द डेटाज, रिपोर्ट, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, ये सब को प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा. ठीक है. ऐसा नहीं है कि कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लो, किसी भी गाइडेंस ज्वाइन कर लो तो यू विल बी एबल टू सेल थ्रू द. यू हैव टू डू द हार्ड वर्क टू सेल इटसेल्फ. ठीक है. वो हार्ड वर्क और नैया चलाना आप ही को है. वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग यू द कंटेंट. ठीक है. और एक अच्छे तरीके से कंटेंट प्रोवाइड हम करने की ट्राई कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली if you want to join, you can check out the details in the website itself. So this is all for this video. Thank you so much for watching.